सभी को नमस्कार। येजित एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम जून 2024 जो पहला पेपर है, पहले पेपर में जो 10 यूनिट हैं उनमें से जो एक यूनिट है वो हमारे शिक्षा आयोगों से या शिक्षा के क्षेत्र में जो नए कार्य हो रहे हैं उनसे संबंधित है। तो अब शिक्षा के क्षेत्र में यानी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे संबंधित प्रश्न है। वो चाहे नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, या सीटेट हो, या नवोदय या केवीएस से संबंधित फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नेट जेआरएफ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इससे संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अगर पेपर में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से 3 प्रश्न जो होंगे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित होंगे। और एक प्रश्न सही करने का मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर की जो ये पात्रता परीक्षा है, एक प्रश्न अगर आप सही कर रहे हो, दूसरा कैंडिडेट गलत कर रहा है, तो एक प्रश्न 50,000 विद्यार्थियों से आपको आगे ले जा रहा है। अगर यहां से 3 या 4 प्रश्न आ रहे हैं तो आपने अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ढंग से पढ़ा है और 3 क्वेश्चन आ गए तो सीधा मतलब है कि आपने 1,50,000 विद्यार्थियों को पीछे छोड़ दिया है। और आपका जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए? जेआरएफ। और जेआरएफ के लिए एक एक पर्सन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जेआरएफ के लिए एक एक पर्सन के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहां से 3 से 4 पर्सन जो आने हैं, तो इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखिए आप कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका प्रारूप कह सकता है, उसका मसौदा कह सकता है कि किसने तैयार किया। तो किसने तैयार किया? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने। अब के कस्तूरीरंगन है, इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन, ये उनका पूरा नाम है। और ये जो इसरो है, इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं। इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। अगर ये पूछ लिया जाए, इसी प्रश्न को अगर घुमा फिरा के पूछे तो यह कह सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? तो किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में। 2 तरह से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। केंद्र सरकार द्वारा एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कब मंजूरी दी गई? अब यहां से भी 2 तरह के प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसको मंजूरी कब दे दी गई। एक तो मंजूरी दी गई थी 29 जुलाई 2020 को। कब दी गई थी? दूसरे प्रश्न का उत्तर है 29 जुलाई 2020 को। यानी केंद्र सरकार ने
मंजूरी दे दी थी इस प्रस्ताव को। क्या दे दी थी? प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है इसमें कि भारतीय कैबिनेट ने जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसको हरी झंडी कब दिखाई, यानी उसको लागू कर कब किया? तो हम कह सकते हैं 20 मार्च 2022 को। अगर ये पूछ लेना कि भारतीय कैबिनेट ने NEP 2020 को हरी झंडी कब दिखाई, तो कब दिखाई? 20 मार्च 2022 को। 20 मार्च 2022 को याद रखना दोनों को। यहां तो क्या देता है? प्रस्ताव को मंजूरी देता है 29 जुलाई 2020 को। तो और भारतीय कैबिनेट है वो नई शिक्षा नीति 2020 को हरी झंडी कब देती है? 22 मार्च 2022 को। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय कैबिनेट ने NEP 2020 को हरी झंडी कब दिखाई? तो ये तीसरे का उत्तर है कि भारतीय कैबिनेट ने NEP 2020 को हरी झंडी 20 मार्च 2022 को दिखाई। दोनों तारीखें वो याद रखनी जरूरी है, अक्सर पेपर में कुछ पीछे जो पेपर हुए हैं उनमें पूछी गई है। प्रश्न संख्या 4 देखिए कि NEP 2020 को भारत में एक समान रूप से कब लागू किया गया? कि NEP 2020 है उसको पूरे भारत में, यानी पूरे भारत के अंदर एक समान रूप से कब लागू किया गया? कि पूरे देखिए शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन भारत सरकार ने जो NEP 2020 है उसको एक समान रूप से पूरे देश के अंदर लागू करने की जो बात है वो कब की है? 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022, ये तीनों तारीखें याद रखनी है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है 29 जुलाई 2020 को। भारतीय कैबिनेट है वो NEP 2020 को हरी झंडी दिखाती है 20 मार्च 2022 को, और NEP 2020 को पूरे भारत में एक समान रूप से लागू किया जाता है 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से। प्रश्न संख्या 5 देखिए, NEP 2020 के अनुसार 5+3+3+4 की नई व्यवस्था किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होगी? कि जो पाठ्यक्रम के लिए ये नई व्यवस्था आई है 5+3+3+4 की, ये किस उम्र के बालकों के लिए आई है? तो यह जो पाठ्यक्रम की व्यवस्था आई है यह 3 वर्ष से 18 वर्ष के बालकों के लिए आई। 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए आई। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न संख्या 6 देखिए, NEP 2020 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को या तो बाल वाटिका में या हम कह सकते हैं आंगनवाड़ी में भेजा जाएगा? तो किस वर्ष के बालकों को भेजा जाएगा? 3 वर्ष के। उत्तर क्या होगा कि जैसे ही बालक की 3 वर्ष की आयु होगी तो नई शिक्षा नीति के अनुसार उसको 3 वर्ष की उम्र में या तो नजदीकी बाल वाटिका या फिर आंगनवाड़ी केंद्र में उसको भेजा जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहे हैं NEP 2020 की
नीति में प्री स्कूल मतलब आंगनवाड़ी, माध्यमिक स्तर के तक में 100% सकल नामांकन, यानी जो जीआर है, सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य कब तक रखा गया है कि प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक शिक्षा है, उस माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक 100% जो सकल नामांकन का अनुपात है वो कब तक पूरा करने का यानी प्रस्ताव रखा गया है कि कब तक पूरा कर लिया जाएगा। तो कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2030 तक, वर्ष 2030 का समय रखा गया है कि 2030 तक प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानक निर्धारित करने के लिए किस संस्था का गठन किया जाएगा। यानी नई शिक्षा नीति है उसके तहत क्या निर्धारित करने हैं? मानक निर्धारित करने हैं। इस मानक निर्धारित करने के लिए एक संस्था का गठन किया जाएगा और उस संस्था का नाम क्या होगा? परख। क्या होगा? PARKH शॉर्ट में क्या होगा? परख। अब आज आपके लिए ये एक गृह कार्य है, आप कमेंट सेक्शन में जो ये PARKH यानी परख है इसका क्या लिख करके भेजोगे? पूरा नाम। इसका पूरा नाम क्या है? आज की क्लास में यही आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26% था। 2018 में कितना था? 26% से बढ़ाकर कब तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जो उच्च शिक्षा है उस उच्च शिक्षा में जो सकल नामांकन अनुपात है वो वर्ष 2018 में कितना था? 26% था और उसको आगे बढ़ाकर 50% तक ले जाने के लिए यानी किस समय को निर्धारित किया गया है कि इस वर्ष तक यानी 50%, 26 से 50 तक इसको बढ़ा दिया जाएगा। तो वो रखा गया है 2035 तक, वर्ष 2035 तक। ये तो है माध्यमिक स्तर तक और माध्यमिक स्तर तक है वो है 100% नामांकन का। लेकिन उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा के लिए 18 में 26% था, लेकिन अब इसको क्या करना है? 50% करना है। और कब तक करने का लक्ष्य है? 2035 तक करने का लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, स्नातक स्तर डिग्री को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्नातक स्तर की जो डिग्री है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। अब ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? देखिए, जो स्नातक स्तर की जो डिग्री थी यानी ग्रेजुएशन जो डिग्री थी, स्नातक डिग्री थी, वो कितने वर्ष की है? 3 वर्ष की। अब इस स्नातक स्तर की डिग्री को 3 भागों में बांट दिया। इसके लिए 3 साल का समय था, 3 साल में पूर्ण होती थी। तो पहला जो है, पहले साल की स्नातक शिक्षा अगर किसी ने प्राप्त की है तो उसको क्या दिया जाएगा? सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि 3 साल कंप्लीट करने पर ही स्नातक की डिग्री है वो प्रदान की जाती थी, स्नातक डिग्री है वो प्रदान की जाती थी। लेकिन अब किसी कारणवश अगर कोई पूर्ण 3 साल शिक्षा को नहीं दे पाता है तो अगर उसने 1 साल स्नातक की डिग्री की, स्नातक की डिग्री में प्रवेश लिया, 1 साल तक पढ़ाई की, तो उसको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और 2 साल तक अगर किसी ने स्नातक स्तर की जो शिक्षा प्राप्त की तो उसको क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिलेगा। और 3 साल तक जिसने पूर्ण स्नातक शिक्षा प्राप्त की है उसको क्या दी जाएगी? डिग्री दी जाएगी। क्या दी जाएगी? डिग्री दी जाएगी। तो ये है स्नातक स्तर डिग्री को 3 भागों में, 3 वर्गों में
बांटा गया है। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में से आपको पूछ लिए जाते हैं। आज हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, समय थोड़ा लग सकता है, यानी और भी प्रश्न है, पूर्ण रूप से आज इसको विस्तार के साथ पढ़ेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे प्रश्न संख्या 11 देखिए कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस डिग्री कार्यक्रम को या किस डिग्री कोर्स को खत्म कर दिया गया है, कि कौन सा ऐसा डिग्री कोर्स है जिसको नई शिक्षा नीति 2020 के तहत खत्म कर दिया गया है। तो कौन सा कोर्स है? एमफिल को। किसको? एमफिल को। यानी पहले मास्टर डिग्री करने के बाद, यानी जैसे एमए एमएससी करने के बाद में क्या करते थे? एमफिल करते थे, यानी मास्टर ऑफ फिलोसॉफी करते थे। उसके बाद जो प्रवेश मिलता था वो पीएचडी में प्रवेश मिलता था। अब मास्टर डिग्री और पीएचडी के बीच में से एमफिल जो कोर्स है इसको समाप्त कर दिया है नई शिक्षा नीति के तहत, कि अब एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने मास्टर डिग्री कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, तो उसके बाद आप पीएचडी में प्रवेश ले सकते हो। और प्रवेश के लिए क्या कर दिया कि जो नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है उसमें जो आपका स्कोर होगा उसके आधार पर आपको पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। तो एमफिल का जो कोर्स था उसको खत्म कर दिया गया है। उच्च शिक्षा पर तो एमफिल को खत्म किया गया है। और माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जो 10वीं का बोर्ड है, 10वीं के बोर्ड को, 10वीं क्लास को बोर्ड की क्लास नहीं माना जाएगा, उसको खत्म किया गया है। और प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर जो अंग्रेजी भाषा है, जो बालकों को प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा थी प्राथमिक शिक्षा में, उसकी अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत कितने स्वतंत्र ढांचों का गठन किया जाएगा? कितने स्वतंत्र ढांचों का? 4 स्वतंत्र ढांचों का गठन किया जाएगा। 4 कौन कौन से? एक तो NHRC का गठन किया जाएगा। ये जो 4 हैं इन चारों में एक तो NHRC का गठन होगा। उसके बाद दूसरा जो स्वतंत्र ढांचा तैयार किया जाएगा वो होगा NAC, जिसे नेक कहते हैं, नेक को। और तीसरा जो है वो होगा HEGC, और चौथा जो स्वतंत्र ढांचा होगा वो होगा GCE। क्या होगा? GCE। ये 4 जो ढांचे हैं, इन 4 स्वतंत्र ढांचों का गठन किया जाएगा। इनके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे भी, ये किस किस से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अनुवाद एवं विवेचन के लिए किस संस्था का या किस नई संस्था का गठन किया जाएगा? एक नई संस्था बनाई जाएगी, किसके लिए? अनुवाद और विवेचन करने के लिए। यानी बहुत सी ग्रंथ हैं, बहुत सी किताबें हैं जो अंग्रेजी भाषा में हैं, उन अंग्रेजी भाषा की जो बुकें हैं, जो किताबें हैं, उनको क्या हिंदी भाषा में उनका अनुवाद करना, उन पर विवेचन करना, या स्थानीय क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं अलग अलग, उन भाषाओं में उनका अनुवाद करना, इसके लिए एक नई संस्था बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? एक नई संस्था बनाई जाएगी। उस संस्था को क्या नाम दिया गया है? तो उस संस्था को नाम दिया जाएगा IITI। क्या नाम दिया जाएगा? IITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन। पूरा नाम क्या होगा इसका? इंडियन इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रांसलेशन यानी अनुवाद, ट्रांसलेशन एंड यानी इंटरप्रिटेशन का गठन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जीडीपी यानी भारतीय सकल घरेलू उत्पाद है उसका कितना प्रतिशत सार्वजनिक निवेश किया जाएगा, कि भारत की जो जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत है वो अब शिक्षा पर खर्च होगा। तो अब शिक्षा पर खर्च होगा वो कितना होगा, पूरे देश की जीडीपी का 6%। कितना? 6%। और वर्तमान में कितना खर्च हो रहा है? इन जितनी भी शिक्षा नीतियां बनी है, आयोग आए उन्होंने कहा है कि शिक्षा पर 6% यानी जीडीपी का 6% खर्च करो, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। अब वर्तमान में कितना हो रहा था? 4.3% के लगभग शिक्षा पर खर्च हो रहा था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में कितना खर्च होगा? 6% खर्च होगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, हाल ही की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत में कौन सी कक्षा बोर्ड क्लास मानी जाएगी, कि कौन सी कक्षा है जिसको बोर्ड की क्लासें माना जाएगा? तो सिर्फ 12वीं कक्षा को ही बोर्ड की क्लासें माना जाएगा। कौन सी क्लास को माना जाएगा? 12वीं को। 10वीं क्लास को बोर्ड की क्लासें नहीं माना जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। प्रश्न संख्या 16 देखिए, नई शिक्षा नीति को किस बिल के तहत या अंतर्गत जारी किया गया, कि नई जो शिक्षा नीति है इस नई शिक्षा नीति को जिस बिल के तहत जारी किया गया उस बिल का क्या नाम था? तो उसका नाम था NHEB। याद रखना, NHEB यानी नेशनल हायर एजुकेशन बिल। क्या नाम था? बिल का नाम क्या था? नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत जारी किया गया है। नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत जारी किया गया है। शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है? NHEB के तहत जारी किया गया है। अब पूछ लिया जाए कि कितने वर्षों बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई है, तो 34 यानी 34 वर्षों बाद, यानी 34 वर्ष बीत गए। एक ही शिक्षा नीति थी जिसके अनुसार शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा था। कौन सी शिक्षा नीति थी? देखो, देश में जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो तो आई थी 1968 में। कब आई थी? 1968 में। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में आई थी पहली स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति। 1968 की जो शिक्षा नीति थी, यहां से अगर पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो त्रिभाषाई सूत्र को लेकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आई थी, वो आई थी 1986 में। और 1986 में देश के प्रधानमंत्री थे, वो थे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, देश के प्रधानमंत्री थे। अब आज तक यानी 2020 तक से पहले तक जो शिक्षा नीति चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? 1986 की शिक्षा नीति चल रही थी। बार बार इसी से प्रश्न पूछे जा रहे थे और आजकल भी कई बार 1-2 प्रश्न इसमें से पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। 1986 की शिक्षा नीति थी, इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है? नवोदय विद्यालयों की स्थापना पूछी जाती है, दूरस्थ विश्वविद्यालयों की स्थापना पूछ ली जाती है, पर्यावरण शिक्षा के लिए जागरूकता, कंप्यूटर शिक्षा, ये सारे इसी के आयाम थे, इसी के प्रावधान थे 1986 की शिक्षा नीति के ही।
ये 1986 की दूसरी शिक्षा नीति थी। अब इस शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन होता है। क्या होता है? संशोधन होता है, थोड़ा बहुत सुधार होता है। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? लेकिन ये शिक्षा नीति नहीं थी अपने आप में, ये क्या थी? सिर्फ 1986 की शिक्षा नीति का एक संशोधन था जो 1992 में हुआ था, यानी प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। अब हमारे स्वतंत्र भारत की तीसरी जो शिक्षा नीति है वो आई है 2020 में, और 2020 में देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो मोदी सरकार के अंदर देश को नई शिक्षा नीति यानी 1986 से लेकर 2020 का जो सफर था, तब तक 1986 की शिक्षा नीति चली थी 34 साल तक। अब 34 वर्षों बाद देश को एक नई शिक्षा नीति मिली है, यानी शिक्षा के अंदर गुणवत्ता और सुधार करने का एक अवसर मिला है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए प्रश्न संख्या 18, नई शिक्षा नीति के अनुसार 5वीं तक की कक्षा में शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी? यानी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं क्लास तक की शिक्षा है वो बालक को किस भाषा में दी जाएगी? तो 5वीं क्लास तक की शिक्षा है वो बालक को मातृभाषा और कह सकते हैं स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। यानी 5वीं क्लास तक का कोई बालक है तो उस बालक को शिक्षा का माध्यम क्या होगा? मातृभाषा होगा, या फिर जिस स्थान विशेष पर वो रह रहा है उस स्थान की जो क्षेत्रीय भाषा है वो होगी। प्रश्न संख्या 19 देखिए, नई शिक्षा नीति में कॉलेज की डिग्री को कितने वर्ष की कर दिया गया है? अब कॉलेज की डिग्री से क्या मतलब है? देखिए, कॉलेज में +2 के बाद में आप कॉलेज में जाते हो, 3 साल में आपकी स्नातक डिग्री होती है। उसके बाद कॉलेज से आप मास्टर डिग्री करते हो, जिसको आप MA, MCOM या MSc कहते हो। तो 3 और 2 5 साल तक कॉलेज की डिग्री चलती है वर्तमान में। लेकिन नई शिक्षा नीति है उसमें कॉलेज की डिग्री को कितने वर्षों का कर दिया गया है? 4 वर्ष का। कितने का? 4 वर्ष का। यानी 3 वर्ष तो होंगे, वो तो किसके होंगे? स्नातक डिग्री के, और प्लस 1 वर्ष होगा उसको क्या माना जाएगा? मास्टर डिग्री। यानी जो इंटीग्रेटेड जो बच्चे होंगे उनको 4 साल की इंटीग्रेटेड होगी। तो इंटीग्रेटेड कोर्स में 3 साल तो उसके किसके होंगे? स्नातक के, और उसकी मास्टर डिग्री कितने टाइम में मान ली जाएगी? 1 वर्ष में। तो कॉलेज की जो डिग्री है, यानी आप जो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री जो करते हो, अब उसको कितने वर्ष का कर दिया गया है? 4 वर्ष का कर दिया गया है। आगे पूछा जा रहा है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? कि भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है, भारत का शिक्षा मंत्रालय है, यानी पहले जो शिक्षा के अंदर यानी जो उच्च शिक्षा थी वो किसके तहत थी? भारत का जो यानी MHRD था, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके तहत था, MHRD के तहत था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी मानव विकास संसाधन मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय होता था। अब इसका नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? MOE कर दिया गया। MOE से मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया।
अब इस शिक्षा मंत्रालय के पहले जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक है, वो इसके प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय के क्या है? प्रथम शिक्षा मंत्री। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्रालय अब बनाया गया है। पहले तो ये किसके तहत था? शिक्षा का सारा सिस्टम है उच्च शिक्षा का मानव विकास संसाधन मंत्रालय MHRD के अधीन था। अब इसका नाम बदल दिया, नाम बदल कर क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय का पहला मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। ये तो है शिक्षा मंत्रालय के प्रथम शिक्षा मंत्री। अगर स्वतंत्र भारत के पूछ लिए जाए, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था भाई? अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे प्रश्न देखिए कि मेडिकल और कानून यानी लॉ, कानून शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा यानी दो क्षेत्रों को छोड़ा जाएगा। एक तो कानून के क्षेत्र को और एक मेडिकल के क्षेत्र को। बाकी जितने भी उच्च शिक्षा के लिए यानी एक एकल निकाय के रूप में यानी एक ही निकाय बनाया जाएगा। एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? यानी मेडिकल को छोड़ देंगे और कानून को छोड़ देंगे। इन दो को छोड़कर जितनी भी उच्च शिक्षा है उन सब के लिए एक आयोग का गठन होगा, एकल निकाय का गठन होगा। उसका नाम क्या होगा? HECI। क्या नाम होगा? HECI होगा। क्या होगा? HECI। पूरा नाम क्या होगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये जो किसको छोड़ने की बात की है? कानून को और मेडिकल को। और अब आज शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन का काम कौन कर रहा है? UGC। कौन कर रहा है? UGC। अब इस UGC की शाख है, ये भी एक निकाय है। UGC की जो शाख है वो अब खतरे में है। कभी भी UGC को यानी निरस्त किया जा सकता है। और जैसे ही पूर्ण रूप से HECI का गठन हो जाएगा तो कई संस्थाएं ऐसी हैं जिनको क्या है? खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें प्रमुख क्या है? उच्च शिक्षा में तो UGC है। अब आगे देखिए स्कूल पाठ्यक्रम में, अभी वर्तमान में स्कूल का जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो चल रहा है 10+2 के आधार पर। 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न है वो लागू होगा। यानी अब स्कूलों में चल रहा है वो 10+2 का यानी पैटर्न चल रहा है। अब नया जो लागू होगा वो कौन सा होगा? तो नया जो लागू होगा वो होगा 5+3+3+4। ये लागू। वैसे विस्तार से आपको ये चीज मैंने बता दी है कि इसका मतलब क्या है 5+3+3+4 का। फिर भी एक बार संक्षिप्त में और बता देता हूं। देखो
सबसे पहले बालक की उम्र होगी 3 वर्ष। कितनी होगी? 3 वर्ष। 3 वर्ष में वो कहाँ जाएगा? आंगनवाड़ी में जाएगा या बाल वाटिका में जाएगा। 3 वर्ष की उम्र में वो वहां जाएगा। वहां जाने के बाद 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष यानी वो 2 साल तक पढ़ाई करेगा। 2 साल में से 3 वर्ष तो उसको किस में लग जाएंगे? 3 वर्ष तक तो उसकी प्री प्राइमरी का चलेगा, फाउंडेशन चलेगा, और फिर उसको आगे जो उसकी पढ़ाई होगी वो कौन कौन सी होगी? यानी पहली और दूसरी क्लास की पढ़ाई होगी। तो 3 + 2 वर्ष इसमें लग जाएंगे। कितने वर्ष का टाइम हो गया? 5 वर्ष। यानी जो फाउंडेशन कोर्स होगा वो कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। अब 5 वर्ष का हो गया बालक। उसके बाद में जैसे ही वो 6 वर्ष का शुरुआत होगी, 6ठी वर्ष में आएगा, तो उसको कहाँ डाला जाएगा? प्रारंभिक शिक्षा में डाला जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा में डाला जाएगा, यहाँ भेजा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा में वो कौन कौन सी क्लासें पास करेगा? यानी 6 वर्ष का बालक है, प्रारंभिक शिक्षा में आएगा तो 3 साल उसको और लग गई। यहाँ कितने वर्ष लग रहे हैं? 3 वर्ष। अब इन 3 वर्षों में वो आगे की क्लास करेगा, यानी क्लास 3, 4 और 5 करेगा। क्लास 3, 4 और 5 यहाँ उत्तीर्ण करेगा। यहाँ जो फाउंडेशन है इसमें कोई पेपर, कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पेपर और परीक्षा होगी। यहाँ उसको 3 क्लास पढ़ने को मिलेगी, 3, 4 और 5। 3, 4 और 5। अब 3 साल यहाँ पढ़े हैं, 6 वर्ष के बालक ने प्रवेश किया है, तो बालक की उम्र कितनी हो गई? 9 वर्ष। बालक कितना हो गया? 9 वर्ष का हो गया। उसके बाद तीसरी जो स्टेज है नई शिक्षा नीति में, वो फिर 3 वर्ष की है। यानी 9 वर्ष का बालक है तो 10 वर्ष के बालक को यहाँ प्रवेश मिलेगा, और 10 वर्ष के बालक को प्रवेश मिलेगा तो इसको ये नाम देंगे। जैसे तो आंगनबाड़ी है, इसको फाउंडेशन भी कहा गया है, उन्होंने फाउंडेशन नाम दिया है। प्रारंभिक शुरुआत को इसको नाम दिया है प्रारंभिक शिक्षा, इसको नाम दिया है मिडिल शिक्षा। अब मिडिल शिक्षा में बालक फिर 3 साल रहेगा, 3 वर्ष का टाइम लगेगा बालक को, और 3 साल में उसकी कौन कौन सी क्लास होगी? क्लास वो पढ़ेगा 6ठी, 7वीं और 8वीं। 10 साल के बालक ने प्रवेश किया था, 3 साल यहाँ पढ़ाई की, तो बालक की उम्र कितनी हो गई? 13 वर्ष। 13 वर्ष के बाद चौथी जो इनकी स्टेज आएगी, यानी 13 वर्ष से 14 वर्ष का हो गया बालक, 14 साल में आ गया, 13 वर्ष पूर्ण कर लिए। अब बालक क्या करेगा? माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश करेगा। माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश करेगा। माध्यमिक शिक्षा है वो कितने साल की होगी? 4 साल की होगी। मतलब बालक को 9, 10, 11 और 12 तक की पढ़ाई यहाँ करनी पड़ेगी। तो 14 यहाँ कितने साल है? 4 वर्ष हैं। 14 साल के बालक ने प्रवेश किया और 4 साल यहाँ पढ़ाई की, तो बालक कितना हो गया? 18 वर्ष का हो गया। कितना वर्ष का हो गया? 18 वर्ष का। तो शिक्षा, स्कूली शिक्षा है वो कहां से कहां तक है? यहाँ 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक रखी गई है। कहां से शुरू हुई है? 3 वर्ष से, और कहां तक रखी गई है? 18 वर्ष तक रखी गई है। अब आगे देखिए, किसे बढ़ावा देने के लिए, 23 नंबर प्रश्न है ना, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिए कि देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देना है तो उसके लिए कौन सा संगठन है जिसकी स्थापना की जाएगी? तो NRF की, NRF की स्थापना की जाएगी। यानी नेशनल, एन का मतलब है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना
की जाएगी। प्रश्न संख्या 24 देखिए, किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की यानी राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, जिसको शॉर्ट में कहा है NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए क्या तैयार की जा रही है, वर्चुअल लैब विकसित की जा रही हैं। तो किस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, यानी एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम है NETF, उसको बनाया जा रहा है और उसके लिए एक वर्चुअल लैब है वो भी विकसित की जा रही है। तो ये किसको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये बढ़ावा देना चाहते हैं ई पाठ्यक्रम को। किसको, तो इसमें का उत्तर क्या होगा, ई पाठ्यक्रम को। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन, किसके माध्यम से, नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। यानी किस वर्ष तक जो नेशनल मिशन माध्यम है उसके माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स जो स्किल्स हैं उनको बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो रखा गया है वर्ष 2025 तक। कब तक है, वर्ष 2025 तक। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा समय फालतू लग सकता है, लेकिन जो सारे प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। अब आपको यानी कहीं इधर उधर से डाटा कलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ूं, क्या पूछा जा सकता है, कैसा पूछा जा सकता है। पूरा जितना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको मैंने यानी बिंदुवार बहुत विस्तृत रूप से उसको पढ़ा है और उसके बाद में उसमें से इन प्रश्नों का निर्माण किया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कोई प्रश्न है वो जो आज आपको करवाए जाएंगे उनसे बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 27 देखिए कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान, क्या, विचारों के मुक्त आदान प्रदान करने को क्या किया जाएगा, एक मंच प्रदान किया जाएगा। तो एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी, एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी। तो NETF की स्थापना की जाएगी। NETF की स्थापना की जाएगी। पूरा नाम क्या होगा, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। प्रश्न संख्या 28 देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 किस संस्था के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है, यानी कौन सी संस्था है जिसको सशक्त बनाना चाहती हैं। तो कौन सी संस्था को सशक्त करना चाहती हैं नई शिक्षा नीति है, वो
कौन सी ऐसी संस्था है जिसको सशक्त बनाना चाहती हैं? तो बनाना चाहती हैं केब को। किसको? केब को। CABE। अब परीक्षा में केब का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो पूरा नाम क्या है इसका? द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को सशक्त बनाने का कार्य करना चाहती है। कौन? NEP 2020। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अभी आपको बताया गया था, इसका नाम कर दिया गया है MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, इसका नाम कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 है। उस नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है, यह पूछ लिया जाए तो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसका उद्देश्य यही है कि समग्र शिक्षा यानी प्री प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक की जो शिक्षा है उसकी प्रणाली को सुधारना। तो समग्र शिक्षा की प्रणाली को सुधारना, क्या है उद्देश्य इसका? समग्र शिक्षा की प्रणाली को सुधारना। समग्र से क्या अभिप्राय है? संपूर्ण, संपूर्ण या समग्र शिक्षा की जो प्रणाली चल रही है उस प्रणाली को क्या किया जाए? सुधारा जाए। समग्र शिक्षा की प्रणाली को सुधारना। अगर आपको यह कह दिया जाए कि NEP 2020 है, इसने किस NEP का स्थान ले लिया, किस NEP का स्थान लिया है, यानी किसके स्थान पर आई है ये? पहले NEP 1986 थी, तो 1986 के स्थान पर 1986 की जो शिक्षा नीति थी, NEP थी, के स्थान पर अब क्या आ गई है? NEP 2020 आ गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है। तो ये जो 30-31 क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण है, और इन्हीं में से चाहे वो नेट JRF हो, PhD एंट्रेंस हो, आपका CTET हो, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सेंट्रल से संबंधित हो चाहे राज्य से संबंधित हो, इन्हीं में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में से अगर प्रश्न 2020 में से प्रश्न पूछा जाएगा तो इन 30 प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेना। और जिस दिन पेपर देकर के आओ आप UGC नेट का, PhD एंट्रेंस का, CTET का, या नवोदय के विश्वविद्यालय में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का, अगर इसमें से प्रश्न आए तो आकर के मुझे बता देना कि सर आपने कहा था कि NEP 2020 में से प्रश्न आएंगे, और कम से कम 3 प्रश्न आएंगे। इन 30 प्रश्नों में से ये 30 प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसके बाद 2 शिक्षा नीति और हैं, एक तो 1968 की है जो पहली शिक्षा नीति है, और दूसरी 1986 की। 86 वाली में से प्रश्न पूछ लेते हैं, इसमें से आएगा तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कई बार पूछ लिया जाता है। 86 की जो शिक्षा नीति है इसमें कई प्रश्न है, 5, 7, 10 प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही हम दूसरी क्लास शिक्षा नीति से संबंधित बनाएंगे उसमें उन दोनों को एक साथ में ही यानी सम्मिलित कर लेंगे। 1968, 1986 और 1992 में जो संशोधन हुआ है उस संशोधन को शामिल कर लेंगे। तो ये आज की क्लास थोड़ी लंबी है जरूर है, लेकिन आप हर एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई किसी प्रकार का संशय है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दें। और जो नए विद्यार्थी इस चैनल पर हैं
वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।